दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के फ्लीट को मजबूत करने के लिए और पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़े मेगा टेंडर का जिक्र किया गया है। और दोस्तों ये मेगा टेंडर है मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का। पर दोस्तों ये टेंडर के बारे में जानकारी तो काफी समय पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी भी इंडियन एयरफोर्स से इन एयरक्राफ्टों के फाइनल रिपोर्ट मतलब फाइनल प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। मतलब जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स से अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये फाइनलाइज मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट या प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट मिल जाता है, तभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकेगा। बेसिकली दोस्तों मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के अगर टेंडर को देखा जाए तो ये असल में एक बहुत बड़ा टेंडर होने वाला है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 80 से लेके 100 एयरक्राफ्टों को शामिल करेगा, ताकि ये पुराने हो चुके सोवियत जमाने के जो एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट है उसे रिप्लेस कर सके। हालांकि फिलहाल टेंडर के इनिशियल स्टेज में बताया जा रहा है कि 40 से 60 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा, लेकिन कई सारे एक्सपर्टों का मानना है कि केवल मात्र 40 या 60 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ये टेंडर नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बड़ा है और शायद काफी बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए और ये संख्या 80 से 100 तक हो सकता है। पर दोस्तों वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट है इसे अब साल 2030 के बाद से रिटायर्ड किया जाना है। मतलब इन एयरक्राफ्टों के पास केवल मात्र और 7 साल समय है, जिसके बाद इन एयरक्राफ्टों के जगह भरने के लिए इंडियन एयरफोर्स को नया एयरक्राफ्ट चाहिए। हालांकि दोस्तों बीच में एक प्रयास चलाया गया था कि इन एयरक्राफ्टों को मॉडर्नाइज किया जाए, लेकिन रशिया और यूक्रेन लड़ाई के बाद एक तरीके से ये प्रयास से भी ज्यादा देर तक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पर दोस्तों वहीं पे एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर इरादे का जिक्र तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन अभी भी स्टेट ओन एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिकेशन, खास करके लोड कैपेबिलिटी, इसके और क्या क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। अब दोस्तों इस साल के शुरुआती समय में जो MTA टेंडर को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया गया था, उसमें एयरक्राफ्टों के पेलोड क्षमता को 18 से 30 टन तक रखा गया था। और दोस्तों अगर इस क्षमता के अंतर्गत आगे बढ़ा जाता है तो इस टेंडर में 2 से 3 एयरक्राफ्टों से अधिक एयरक्राफ्टों का ऑफर नहीं हो सकेगा। ऊपर से दोस्तों 18 से 30 टन का जो गैप है, इसे भी अगर देखा जाए तो 18 टन के एयरक्राफ्ट और 30 टन के एयरक्राफ्टों में काफी अधिक अंतर होगा, जो एक तरीके से इस टेंडर में असमानताएं ला सकता है। और वहीं पे दोस्तों अगर किसी एयरक्राफ्ट को मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है तो एक्सपर्टों का मानना है कि उस एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता कम से कम 30 से लेके 35 टन होना चाहिए। और दोस्तों 30 से 35 टन के दरमियान अगर पेलोड क्षमता रखा जाएगा, तभी इस टेंडर में एयरबस के A400M एयरक्राफ्टों को पार्टिसिपेट करवाया जा सकेगा। जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक दावा यह भी किया जा रहा है कि एयरबस कंपनी की तरफ से A400M एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी भारत के सामने टेंडर के अंतर्गत ऑफर किया जा चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ एयरबस कंपनी से भारत के द्वारा जो C295 एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है, जो कि फिलहाल भारत में ही बनेगा, उन एयरक्राफ्टों को भी अगर देखा जाए तो वो ये टेंडर में पेलोड क्षमता के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों के अगर पेलोड क्षमता देखा जाए तो ये भी 8 से 9 टन के दरमियान ही है, जो कि C295 एयरक्राफ्टों के ही बराबर है। लेकिन इस तरीके के एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए इतने भारी एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर क्यों इरादा किया जा रहा है, ये भी अभी तक साफ नहीं हो सका। अब दोस्तों देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इससे पहले भी एक बार मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को लेकर प्रयास चलाया जा चुका है, और दोस्तों वो एयरक्राफ्ट भी एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने को लेके था। बेसिकली दोस्तों ये प्रयास रशिया के साथ चलाया जा रहा था, जिस प्रयास के अंतर्गत 2 टर्बोफैन इंजन वाले 20 टन पेलोड क्षमता वाला एक एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा था। पर बाद में इंजनों के इश्यू और वर्क शेयर की इश्यू को लेके भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ उठा लिया गया और रशिया की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अकेले में ही कंप्लीट किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट को फिलहाल इल्यूजन 276 का नाम दिया गया है। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि साल के अंत तक या अगले साल के मध्य तक इस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट होगा, पर भारत इस एयरक्राफ्ट में अब नहीं है। मतलब रशिया अकेला ही इस एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये नया MTA टेंडर के अंतर्गत भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी ज्वाइंट वेंचर में रहना चाहता है, ताकि टेंडर चुनने के दरमियान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी मौका मिले। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरबस कंपनी की तरफ से भारत में एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है, और एयरबस कंपनी टाटा कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में है। वहीं पे दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने एम्बेरियर कंपनी की तरफ से ज्वाइंट वेंचर का ऑफर रखा गया है, और एम्बेरियर कंपनी भारत के सामने C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों का ऑफर किया है। जबकि दूसरी तरफ तीसरे एयरक्राफ्ट के रूप में लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन एयरक्राफ्टों के भी पार्ट्स भारत में निर्माण होता है, और भारत में ये पार्ट्स टाटा कंपनी ही निर्माण करता है। मतलब फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सामने ऑप्शन तो काफी कम है, लेकिन इन ऑप्शनों को और बढ़ाने का प्रयास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अवश्य करेगा। पर दोस्तों
ऑप्शन तभी बढ़ सकेगा जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एमटीए टेंडर को लेके अपने जो व्यू है उसे क्लियर किया जाए। मतलब किस तरीके के एयरक्राफ्ट, कितने संख्या में एयरक्राफ्ट को खरीदना है और कौन से टाइमलाइन के अंदर खरीदना है, उसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सबसे पहले सेट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें भी सबसे बड़ा बाधा ये है कि भारत में ज्यादातर ऐसे जो प्रोजेक्ट होता है वो डिले का शिकार होता है और एक तरीके से मान के चलिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी 3-4 साल का डिले होगा और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी से अगर काम नहीं करता है तो शायद एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट को और लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़े या फिर एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट के बाद काफी समय बाद इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाए। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे नए एयरक्राफ्ट को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंतजार कर रहा है तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि भारत के और एक डिफेंस सेक्टर कंपनी है वो किसी भी तरीके का इंतजार नहीं कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर को देखते हुए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम में और अधिक लोकलाइज्ड कंपोनेंटों को जोड़ते जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो MRSAM मिसाइल है ये असल में बराक 8 मिसाइलों के ही एक वेरिएंट है और बराक 8 को जहाँ पे जहाजों में तैनात करने के लिए बनाया गया था तो वहीं पे MRSAM को लैंड बेस्ड वेरिएंट के रूप में बनाया गया है और ये मिसाइल भारत और इजराइल के ज्वाइंट वेंचर का मिसाइल है। पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब इनमें से कई सारे इजरायली पार्ट्स को भारतीय स्वदेशी लोकलाइज्ड पार्ट्स से रिप्लेस कर रहा है ताकि इन मिसाइलों को और अधिक इंडिजिनियस बनाया जा सके। और दोस्तों ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़े ऑर्डर का एक्सपेक्टेशन है जो ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नेक्स्ट ईयर दिया जा सकता है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 9 MRSAM स्क्वाड्रन को अपने बेड़े के लिए खरीद सकता है जिसमें टोटल 2000 बराक 8 मिसाइल होगा। और दोस्तों इससे ही आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ये जो स्केल है कितना बड़ा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि MRSAM का मतलब है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और ये अपने नाम के जैसे ही करीबन 70 से 90 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और इन मिसाइलों को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जहाँ पे डिजाइन किया गया है तो वही पे इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से किया जाता है। फिलहाल दोस्तों इन मिसाइलों को कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन भारत उनमें से सबसे बड़ा देश है जो अपने नेवी में बराक 8 के रूप में और आर्मी और एयरफोर्स में MRSAM के रूप में इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के अलावा दोस्तों अजरबैजान, इजराइल, मोरक्को और कोलंबिया ऐसे देश है जो इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जबकि जर्मनी, पोलैंड, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, वियतनाम और ब्राजील इन मिसाइलों को खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है। फिलहाल दोस्तों जब मिसाइलों को बनाया गया था तब इसमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ जो पार्ट्स था उसका संख्या काफी कम था लेकिन अब जिस तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से इसे इंडिजिनियस किया जा रहा है उससे आने वाले सालों में इन मिसाइलों में करीबन 70% इंडिजिनियस मतलब स्वदेशी पार्ट्स होगा। दोस्तों अब तक इन मिसाइलों के टोटल 3 वेरिएंटों को बनाया गया है जिनमें सिंगल स्टेज रॉकेट वर्जन बराक 8 या MRSAM जो कि 500 मीटर से लेकर 70 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है जबकि सिंगल स्टेज रॉकेट वर्जन बराक 8 LRSAM 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है और 2 स्टेज रॉकेट वर्जन बराक 8 ER 500 मीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। दोस्तों ये मिसाइल 16 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड, इवन बराक 8 ER तो 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जाके टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। दोस्तों इन मिसाइलों के LRSAM वेरिएंट मार्क 2 के रफ्तार में जहां पे टारगेट को निशाना बनाता है तो वहीं पे इसके MRSAM वेरिएंट मार्क 3 से भी अधिक रफ्तार में टारगेट को निशाना बना सकता है। और यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये हवा में लगभग सभी तरीके के टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है जिसमें अनमैन एरियल व्हीकल से शुरू करके स्टेल्थ एयरक्राफ्टों से शुरू करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल से शुरू करके प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन तक शामिल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ये 2000 बराक 8 मिसाइलों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है ये इंडियन एयरफोर्स को कितना अधिक ताकतवर बनाएगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।